अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। अल्लाह ताला ने कुरान में कामयाबी का एक रास्ता बताया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन, कि ऐ लोगो जो अल्लाह का तक़वा रखते हो, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तो इसका तुम्हें रिज़ल्ट ये मिलेगा कि आपके तमाम अमाल काम जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। यू वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस, बिज़नेस विल बी सक्सेसफुल, राइट। आप कोई डिग्री लेना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, ये अल्लाह का आगे क्या है, उसके लिए एक वादा है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, बल्कि करना चाहिए कि हम सच बोलें। ये बहुत नापेद चीज़ है हमारे अंदर, जो हमारे मुआशरे में भी बहुत कम है, कि यानी किसी से वादा करके उसके बाद आना या ना आना, उसके ऊपर जो है ना वो हम गुस्सा भी करते हैं। फिर उसके बाद ये भी अच्छी बात है कि बंदा कहे कि यार आपने मुझे 10 बजे का टाइम दिया था, यार कुछ सब्र भी चीज़ होती है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मैं अगर गैरत हूँ तो कम से कम आप तो सब्र करें ना। अच्छा, ये एक अजीब एटीट्यूड हमारे अंदर जो चल गया हुआ है कि एक काम किसी को करना, यानी झूठ बोलना कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। आप कहाँ पर हैं? मैं बस पहुँच गया हूँ, अभी घर से नहीं निकले, बस अभी इधर ही हूँ। तो ये हमें एटीट्यूड जो है छोड़ना पड़ेगा, कोई हमें ठीक होना। यानी उस बंदे को तो बाज़ का हम पागल कहना शुरू कर देते हैं जो टाइम पे आता है। ये यानी एक रूटीन बन चुकी है हमारी कि ऐसा मुआशरा हमने डेवलप कर लिया हुआ है। और देखिए कुरान हमें क्या कह रहा है कि जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको घुमाते फिराते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमने टैक्स प्रैक्टिसेस का जो नॉर्मली क्वेश्चन होना चाहिए एज़ पर रूल कैफ 2 का, वो 8th या 7th क्वेश्चन होगा जो लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, उसके ऊपर हमने काम शुरू किया हुआ था। आई कैफ की बुक का ये चैप्टर नंबर 1 आपके सामने है। इसको उन्होंने इसका जो चैप्टर 1 है उसको 4 उसके आपको डायमेंशंस या कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉज, राइट, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉज, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज। इसके ऊपर क्वेश्चन कम है। इसका तरीक़ेकार ये है कि इसको एक दफ़ा अब पढ़ लीजिएगा और वंस एग्ज़ाम में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। सीए में मैंने एक चीज़ बताई थी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी को अप्लाई ना करने की वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं। बता सकते हैं? कंसिस्टेंसी। और आप देखेंगे कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। आपके पास बड़ी ऑप्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। यार मैं ऑनलाइन क्लास ले लूँगा, राइट, चलें आज आराम कर। ये नहीं, मेरा भी डेली दिल करता है कि मैं आराम करूँ। ऐसा नहीं है कि जनाब मैं कोई मशीन हूँ और मेरा बटन चलता है और मैं टिक करके ऑन हो जाता हूँ, टिक करके मैं ऑफ़ होता हूँ। मेरा भी ऐसे ही है, लेकिन इसको कंट्रोल करना ही चीज़ होती है। मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ने मुझे मॉनेटरी बेनिफिट दिया है वो कंसिस्टेंसी है। क्लियर? कोशिश हमेशा यही की है कि एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करूँ। ये आपकी बहुत सारी खामियों को कवर कर लेगी, और इनकंसिस्टेंसी जो है वो आपकी बहुत सारी खूबियों को कवर कर लेगी। ये बात याद रखिएगा। और सीए क्या है? कंसिस्टेंट एफर्ट। ए वाली एफर्ट, बड़े वाली एफर्ट जो है ये आपने वो करनी है। ऑब्जेक्टिव्स को देखें, मेरा ये स्टाइल होता था पढ़ने का सीए के अंदर, जैसे ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉज, तो मैंने इसमें सोचना कि क्या चीज़ें थी। ऑब्जेक्टिव्स में हमें क्या मिला था? डेफिनेशन, राइट, कि डेफिनेशन क्या है लॉ की, कि टैक्स जो है वो कोई बॉडी इम्प्लीमेंट करे, राइट, कोई बनाए और उसको एक बॉडी के थ्रू इम्प्लीमेंट करें। फॉर व्हाट? टू रेज द रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रेज करने के लिए हो। इसकी बेसिक एक डेफिनेशन गिवन थी। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स में 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हमें बताए गए थे, एक थे रेवेन्यू और एक थे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, राइट। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में क्या था? गवर्नमेंट को चलाना। नंबर 2 उसकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, और वेल्थ की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। और
उसके नॉन रेवेन्यू को हमने फ्लिप कर दिया, राइट। उसके नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में हमने कहा कि लोकल इंडस्ट्री को करना, इन्फ्लेशन को कैटर करना, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर आना, राइट। और क्या था, शहर और ये सारे थे, सही। तो इसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव्स इसके आगे थे। फिर हमने ये कहा था कि ये टैक्सेस जो हैं एज अ डेवलपमेंट भी यूज़ होते हैं, इससे डेवलपमेंट कंट्री के अंदर जो है ना वो चलती है। उसकी कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में भी मौजूद थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉज। कानून बनाते हुए कौन सी बेसिक्स हैं जिसको देखना चाहिए, राइट। इसके अंदर जो बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज हैं, टैक्सेशन लॉज हैं, इसके अंदर आज से तकरीबन 250 साल पहले एडम स्मिथ ने कुछ कैनन्स बताए थे। एक वर्ड होता है प्रिंसिपल, एक होता है कैनन। कभी आपने वर्ड कैनन का सुना? कैनन किसको कहते हैं? नहीं, कैनन बेसिकली जो है वो तोप को कहते हैं। तोप उसका असल वर्ड है कि वो जो निशाना लगाती है उसको कहते हैं। लेकिन उसके बाद ये वर्ड जो था प्रिंसिपल्स के लिए यूज़ होना शुरू हो गया, क्योंकि यानी ऐसी चीज़ जो निशाने पे लगे जाके, जो बिल्कुल सही हो, राइट। तो पहले इसके अंदर उन्होंने बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज के अंदर हमारी किताब में उन्होंने एडम स्मिथ के वो 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बता दिए कि जनाब टैक्स कैसा होना चाहिए, उसकी बेसिक्स क्या होनी चाहिए, टैक्स लॉज को बनाते हुए आपको क्या करना चाहिए। ये पहली बेसिक है उसकी। क्लियर? अब ज़रा उसके ऊपर चलते हैं। ये हैं जी, हम जी ठीक है। ये अब ठीक है, ओके। ये हैं जी हमारे पास जो इसके फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं। अब पहला सवाल ये होना चाहिए कि सर एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग मेरे से पूछा क्या जाएगा, राइट। पहली बात तो ये है कि ये पूछी जा सकती है कि जी आप कैनन्स ऑफ टैक्सेशंस लिखें। बिल्कुल एक सादी चीज़ जो है ना वो बताई जा सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको कुछ लाइंस लिखी जाएं, कोई एग्जांपल्स दी जाएं और कहा जाए कि बताएं ये कौन सा कैनन है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये कौन सा रूल है। अच्छा, अब रिडंडेंसी शुरू होगी। रिडंडेंट किसको कहते हैं? चीज़ को जो बार बार आ रही हो, जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें आपको चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए मैंने क्या किया, उसको कैटर करने के लिए मैंने आपके इसकी समरी बना दी एक, ताकि पूरे चैप्टर 1 की क्या आ गई आपके सामने, समरी आ गई। अब बस आप इस एक पेज को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें ये चीज़ें हैं। यानी इसी से आपका चैप्टर नंबर 1 कवर हो जाएगा। और इसके साथ मैंने क्या किया कि चैप्टर 3 की भी समरी बना दी, राइट। उसकी भी तो आपके हो गए 1 2 3 4 पेजेस। यानी 4 पेजेस करने से आपका 90% चांस है कि आपका जो क्वेश्चन है 8-10 मार्क्स का वो कवर हो जाएगा। अनॉयड? नाराज़ है मेरे से? अब कहते हैं यस सर। मैंने कहा अनॉयड? मैंने कहा यस सर। आपके चेहरे ऐसे मायूस हो गए कि सर ने 2 चैप्टरों को 4 सफ़ों में बंद कर दिया है। तो रादर सेइंग थैंक्स, मैंने कहा अनॉयड? यस सर, वी आर वेरी गुड अनॉयड, राइट। How much bore you are, having such long beard, no ethics. जी भाई, खुश हैं कि नहीं हैं? मैं सऊदीया में था तो बच्चों को एक अजीब मैंने देखा कि बच्चों को हम कोई चीज़ देते थे ना, अच्छा हमारे बच्चों को कोई चीज़ दे तो वो छीन के लेके जाते हैं। कोई चीज़ बांट रहे हो ना आप, तो झपट्टा मारते हैं और उसके बाद कहते हैं कि और भी मेरा भाई भी है। मैंने अरबों में यानी उनके अंदर एक आदत देखी बड़ी अच्छी,
कि जब मैं उनको वो स्वीट देता था तो उसकी माँ जो थी या उसका बाप वो बच्चे को कहता था शुक्रन, कि इसका शुक्रिया अदा करो कि इसने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है, जो कि हमारे अंदर नॉर्मली नहीं है। कि हमारे साथ कोई बंदा जाते हुए हमारा कोई अच्छा काम कर दे तो हम उसको थैंक यू नहीं कहते। थैंक यू उस वक्त कहते हैं जब वो एक बहुत ही मुश्किल काम उसने जो है वो किए, लेकिन नॉर्मल हालात के अंदर जो है हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, आपने अभी तक नहीं थैंक यू कहना। आदत बनानी चाहिए। लम यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा करता। जी, ये दे के जाऊँगा इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। मैं इसलिए नहीं दे रहा कि आपने अब इसको नहीं देखना, इसको देखी जाना कि ये क्या चीज़ है। मैं आपको बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। ले जी, एडम स्मिथ ने क्या कहा, उसने 4 चीज़ें हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल बता दिए। इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। 4 लफ्ज़ हैं, ज़रा इसको पहले हम देखते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी नंबर 1, नंबर 2 बस सिर्फ इसमें सी ही है, सर्टेनिटी, नंबर 3 कन्वीनियंस, नंबर 4 इकोनॉमी। यानी इसको याद करना भी आसान है, ECCE या इसको CECE कर लें, जैसे भी आपने इसको करना, सिर्फ C और E है, या EC कर लें, यूरोपियन कम्युनिटी, जैसे आप इसको करना चाहते हैं। उसने कहा जी इन 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर आप कोई टैक्स लॉ बना सकते हैं। नंबर 1 इक्वालिटी, इक्वल से समझ आती है बराबर टैक्स लगाएं, लेकिन इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है। इक्वालिटी से मुराद ये है कि आप वो लोग जो टैक्सेस पे कर सकते हैं उन पे टैक्स लगाएं। इसको एक्विटी भी जगहों पर जो है उसको लिखा हुआ मिलेगा कि एक्विटी के बेस के ऊपर टैक्सेस लगने चाहिए, राइट। यानी जो रिच हैं उनसे ज़्यादा टैक्स ले, जो गरीब हैं उनसे ये, यानी आप कहेंगे सर ये तो मुसावात नहीं है। भाई यही मुसावात है ना, जो पे कर सकता है, जो इस काबिल है देने के, उससे ले लें, और जो नहीं दे सकता उससे ना लें, यही मुसावात है ना। यहाँ इक्वालिटी से मुराद ये है कि जो हर बंदे की कैपेसिटी के मुताबिक उससे टैक्स लें। नंबर 2 सर्टेनिटी, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए टैक्स लॉ, राइट। एक होता है टैक्स और एक होता है जगह टैक्स। जगह टैक्स जो होता है वो एम्बिगुअस होता है। जगह टैक्स क्या होता है, राइट। ये सिर्फ पंजाब का वर्ड है जगह। जगह, वो सुल्तान अली तो आपने कभी नहीं देखा, उसकी फिल्में आती थी जगह, उसका नाम जगह होता था, और खौफनाक किस्म का उसने एक वो बर्छा पकड़ा होता था और जनाब वो करते थे। तो उसी के नाम से एक टैक्स बन गया जिसका नाम था जगह टैक्स। किसी भी दुकान में गया और उसने कहा लो अभी जितने पैसे हैं दे दो। अब किसी शख्स को नहीं पता कि मुझे कब कितने पैसे देने पड़ सकते हैं, तो उसका नाम था जगह टैक्स। उन्होंने कहा जगह टैक्स नहीं होना चाहिए, ये टैक्स होना चाहिए, राइट। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था, इट शुड बी इम्पोज्ड बाय अ सॉवरन। सॉवरन को होना चाहिए और एक बॉडी होनी चाहिए जो इसको कलेक्ट करे, लोग इसको कलेक्ट नहीं करें। तो सर्टेनिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सर्टेनिटी में अमाउंट, टाइम, मैनर, ये 3 चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। कितने पैसे मैंने देने हैं, कब देने हैं और कैसे देने हैं, ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। आप टैक्स पेयर्स को एम्बिग्विटी में नहीं डाल सकते, शक में नहीं डाल सकते कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, राइट। इट शुड नॉट बी लाइक अ रिश्वत। रिश्वत की तरह नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल कंफर्म जो है वो होना चाहिए। इसको कहते हैं सर्टेनिटी। देन है कन्वीनियंस, ये आसान लफ्ज़ है, सहूलत। देखिए पहले एक वक्त था जब मैं आर्टिकल्स करता था तो नेशनल बैंक में ही टैक्स जमा होता था,
जैसे आजकल पासपोर्ट की जो फ़ीस है, मुझे आज तक नहीं उसकी समझ आई कि वो नेशनल बैंक में ही क्यों जमा होगी और उसी ब्रांच में होगी जो वहाँ पर है, और उसके ऊपर 500 रुपया लगेगा, आपको देना पड़ेगा ये अगर लाइन में नहीं लगना तो। देखिए ना, आप अगर किसी से रिश्वत लेना चाहते हैं तो प्रोसेस को क्या कर दें, डिफ़िकल्ट कर दें, वो खुद ही रिश्वत पे उतर आएगा, उसको तंग करें। तो टैक्सेस क्या होने चाहिए, कन्वीनियंट होने चाहिए, उसको सहूलत प्रोवाइड करें। आज जैज़ कैश के थ्रू पे कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, टेलीनॉर के थ्रू पे कर सकते हैं, आप किसी भी बैंक के थ्रू अपने टैक्सेस आप पे कर सकते हैं। ये है कन्वीनियंस। और पहले मुझे याद है कि हम लोग जब आर्टिकल्स करते थे तो 12-12 बजे तक बैंक खुला हुआ होता था और इतनी लाइनों में लग के, और सितंबर में नॉर्मली पाकिस्तान में गर्मी होती है और इतनी गर्मी में हम उनको जो है ना वो गालियाँ निकालते थे कि आपकी सोच है, कि सारी सारी रात रिटर्न भर रहे होते थे। नहीं, अब क्या है, ये कन्वीनियंट होना चाहिए। दूसरी एक और है कि अगर कोई शख्स अपनी इंस्टॉलमेंट्स करवाना चाहता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी कर दें, उसको तंग नहीं करें। राइट, देयर इज़ अ डिमांड ऑफ 110 मिलियन, 1 करोड़ रुपए की डिमांड है, और वो कहता है कि यार प्लीज़ आप एक काम 10-10 लाख रुपए मेरे से ले लें, अदरवाइज माई बिजनेस विल बी क्लोज्ड। तो अब ये ना करें, नहीं तेरे से 1 करोड़ रुपया लेके छोड़ना, तेरा कारोबार भी बंद करूँगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, अंडा मुर्गी दोनों मार देंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है। तो ये क्या होना चाहिए, उसको कन्वीनियंस होना चाहिए, सहूलत प्रोवाइड करें जितनी ज़्यादा हो सकती हो। फिर है इकोनॉमी। इकोनॉमी किसको कहते हैं, सस्ती चीज़ को, इकोनॉमिकल, जो समझ आ रही हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि यू आर वॉकिंग ऑन अ ब्रिज एंड सडनली a 500 notes from your hand dropped into the canal। आपके पास एक नोट था, आप उसको देख रहे थे, असली है नकली है, राइट। कोई साहब आए, उन्होंने धक्का मारा और वो 500 रुपये का नोट किस में गिर गया, नहर में गिर गया। एक साहब को आपके ऊपर बड़ा तरस आया, उन्होंने कहा जी कैन यू स्विम, आपने कहा नो, उन्होंने कहा इट्स ओके, मैं तैर सकता हूँ, ये 500 रुपये का नोट मैं ला दूँ आपके लिए। आप कहते हैं ले आओ वो कहते हैं जी 1000 रुपये लूँगा। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे आप लेके आओ, मैं देखता हूँ तुम्हें कैसे निकालते तुम्हारा, आप यही कहेंगे ना। यानी भी उसको निकालने की जो कॉस्ट है वो उससे भी क्या है, ज़्यादा है। ये अगेंस्ट द इकोनॉमी है, ये एक्सपेंसिव है। आप उसको कहेंगे ठीक है मैं इसको नहीं निकाल रहा। टैक्स में कहा जाता है इकोनॉमी होनी चाहिए, जितना पैसा आप कलेक्ट कर रहे हो, जो उस कलेक्ट करने के लिए खर्च कर रहे हो उससे कम होना चाहिए। समझ आ गई है ना। ये 4 प्रिंसिपल आज तक 250 साल हो गए हैं, आज तक ये प्रिंसिपल पूरे दुनिया में, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, राइट। अब ज़रा इसको याद कीजिएगा। पहला ई क्या है, इक्वालिटी। आखिरी ई क्या है, इकोनॉमी। दरमियान में 2 सी हैं, सर्टेनिटी एंड कन्वीनियंस। याद हो गए। चलें अब इसको ज़रा देखते हैं किताब से। एडम स्मिथ इन हिज, अच्छा इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो एग्जाम्पल मैं कुछ लिखवाऊंगा दोनों पर्पज़ हल हो जाएंगे सॉरी। अगर एग्ज़ाम में एग्जाम्पल हो और आपने आगे उसके कैनन लिखना हो, वो भी लिखना आ जाए, और याद तो वैसे हो जाएंगे। आई थिंक सो कि यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 9 में। तो फिर आप बता नहीं रहे थे, चस्के ले लेके सुन रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, हाँ जी, नहीं पिया, अच्छा। आपने इतने गौर से फिर क्यों सुना है? ओके जी। इक्वालिटी, टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम, इनकम के प्रोपोर्शन के मुताबिक होना चाहिए। अगर कोई 10 लाख रुपया तो उसके मुताबिक उसका टैक्स होना चाहिए। एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्ड एरियाज, ये होना चाहिए, यानी तमाम एरियाज़ के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोगों को छोड़ दें और कुछ लोगों को उसमें पकड़ लें। ये है इक्वालिटी, उनकी प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अंग्रेज़ी में याद कर लेंगे। इक्वालिटी क्या है, टैक्सेस शुड बी अप्लाइड इन प्रोपोर्शन टू द इनकम ऑफ द पर्सन, आसानी से उसको याद कर लें। एंड शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली क्या होने चाहिए, अप्लाई होने चाहिए। इसकी एग्जाम्पल लिख लें इक्वालिटी की। नोट्स बनाए आप लोगों ने, माशाल्लाह।
वेरी गुड। आपका और मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव मेरा और आपका क्या है? पेपर पास करना। और वो पेपर कैसे पास होगा? इफ़ यू फॉलो माय डॉटेड लाइंस, राइट। एक मैं वाकया आपको सुनाऊंगा टेस्ट का, कि मैंने फाइनल कैसे पास किया, तो वो मुझे याद करेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। इक्वालिटी की एग्जांपल लिखिएगा, घर जाके इसको, चलें अभी लिख रहे हैं इसको। इक्वालिटी में लिखें प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम अभी हम आज पढ़ेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस किसको कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेस से मुराद होती है जूं जूं इनकम बढ़ती जाए टैक्सेस बढ़ते जाएं, राइट। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, आगे लिख दें टैक्स, इसमें कॉमा लगा के लिख दें टैक्स रेट्स ऑन इंडिविजुअल एंड फर्म्स। टैक्स रेट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो टैक्स रेट्स इंडिविजुअल को लगे हैं और जो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लगे हुए हैं वो प्रोग्रेसिव हैं। उनमें जूं जूं इनकम बढ़ती है टैक्स का रेट बढ़ जाता है, ये है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंगली वो लगे हुए हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स, दैट इज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। ये पहली एग्जांपल है। आगे लिखें एग्जांपल सर्टेनिटी की। टैक्स रेट्स आर सर्टन, यानी कंफर्म है कि ये अमाउंट है, इतनी होगी, ये सर्टेनिटी है। टैक्स रेट्स आर सर्टन एंड डिक्लेयर्ड इन एवरी ईयर इन द बजट। टैक्स रेट्स आर सर्टन एंड डिक्लेयर इन एवरी बजट। हर साल क्या करती है गवर्नमेंट? इन रेट्स को बजट में क्लियर कर देती है कि आइंदा साल के लिए ये रेट्स होंगे। ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, राइट। फुल स्टॉप। द टाइम इज ऑल्सो mentioned when to pay these taxes. The time is also mentioned, the time is also mentioned, the time is also mentioned when to pay taxes. ये भी सर्टन होती है, ठीक है। मेरा ख्याल इतना काफ़ी है इसमें। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट्स, इसकी एग्जांपल लिखिएगा, इसकी कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट की। देयर इज एन ऑप्शन विद द टैक्स पेयर टू पे टैक्सेस इन इंस्टॉलमेंट्स। पहली एग्जांपल तो ये है कि टैक्स पेयर के पास इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करने की ऑप्शन मौजूद होती है। दूसरी इसकी एग्जांपल लिखिएगा, मैनी चैनल्स आर बीइंग यूज्ड, मैनी चैनल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मैनी चैनल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। बहुत सारे चैनल जो हैं वो टैक्स पे कर, आप बेशक लिखना भी चाहें, टेलीनॉर है, जैज़ कैश है, तमाम बैंक जो हैं ये टैक्सेस ले रहे हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट की जो है ना, उसका वो भी हो सकता है। आगे इकोनॉमी की आप लिखें, इकोनॉमी की एग्जांपल लिखें, विद एडवांस टैक्स सिस्टम या विद होल्डिंग टैक्स। इसके लिए अगर आप टेक्निकल टर्म याद कर सकते हैं तो वो याद कर लें, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वो है विद होल्डिंग टैक्स रजीम। आपने कभी लफ्ज़ सुना विद होल्डिंग टैक्स का? विद होल्डिंग टैक्स का लफ्ज़ कभी सुना आपने? विद होल्डिंग टैक्स आप सब ने सुना है, मैंने इससे पहले 2 दफ़ा बोल चुका हूँ। सुना नहीं आपने? तो फिर कहें ना सर सुना है आपसे, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, राइट।
वो एक लड़का था ना, किसी लड़की से हेलो हाय करना चाहता था, तो उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, गुजर के आगे चला गया। फिर वापस आया, जी आपने मुझे पहचाना? उसने कहा नहीं। कहता अभी सलाम लेके गुजरा हूँ आपसे। तो भाई मैंने आपसे पूछा कि आपने विद होल्डिंग टैक्स में सुना कभी? आपने कहा नहीं। आप कहें सर अभी आपसे सुना है। यस, आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, विद होल्डिंग टैक्स। आज के बाद नहीं आप कहेंगे कि नहीं सुना। इसका दूसरा नाम है एडवांस टैक्स। ठीक है। एक लफ्ज होता है रजीम, ये कभी सुना आपने? रजीम चेंज ऑपरेशन। अब आप कहेंगे सर आपसे मैं आपसे चालाक हूं ज़्यादा। ये नहीं हो सकता। आपने इससे पहले सुना हुआ है रजीम चेंज ऑपरेशन, रजीम को चेंज कर दिया गया। नहीं, मेरे से नहीं सुना, मेरे से पहले सुन चुके हैं आप। समझ आई ना? रजीम कहते हैं तरीक़ेकार को, कि कोई किसी चीज़ का जो मैकेनिज़्म होता है उसको रजीम कहते हैं। तो अगर हम बोलें विद होल्डिंग टैक्स रजीम, वैसे रजीम कहते हैं आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो रजीम और है, वो अरबी वाला रजीम है, वो है रजम किया हुआ, दुत्कारा हुआ, जिसको पत्थर मारे जाते हैं। ये रजीम और है, ये खांसा वाला रजीम है। तो विद होल्डिंग टैक्स रजीम यानी जिसके अंदर लोगों का वेट नहीं किया जाता कि ये अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करे, उससे पहले ही एडवांस में कुछ अमाउंट ले ली जाती है ताकि लोग टैक्स चोरी ना कर सकें। इसकी क्या है? आप गाड़ी बाय करते हैं, टैक्स देते हैं। आप टेलीफोन का कार्ड चार्ज करते हैं या किसी को करवाते हैं तो क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। पीटीसी का बिल आता है, उसमें टैक्स मौजूद होता है। आपको डिविडेंड मिलता है, टैक्स कट जाता है। सैलरी मिलती है, टैक्स कट जाता है। ये एडवांस टैक्स होता है। इज़ इट क्लियर? समझ आई है? तो ये उसकी एग्जांपल है इकॉनमी की, कि पाकिस्तान में एफबीआर ने सारी जगहों पर एजेंट बिठाए हुए हैं जो फ्री टैक्स लोगों से लेके उनको पहुंचाते हैं विदाउट गेटिंग अ पेनी फ्रॉम द एफबीआर। एफबीआर उनको एक धेला भी नहीं देता, थैंक यू भी नहीं कहता, बल्कि डांटता है, तुमने उसका टैक्स क्यों नहीं जमा करवाया, अभी दे के क्यों नहीं आए हो, ऐसे क्यों करते हो। थैंकलेस जॉब है। कौन कौन कलेक्ट करते हैं? पीटीसीएल पूरा डिपार्टमेंट है जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करके जमा करवाने जाता है। एफबीआर उनको 1 रुपया भी नहीं देता। तो क्या होगी इकॉनमी? इकॉनमी क्या है कि खर्चा कम करें टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। तो ये कितनी अच्छी एग्जांपल है। थैंक यू। हाँ ओके, आपको आदत डाल दूंगा इंशाल्लाह। तो इकॉनमी ऑफ कलेक्शन क्या है कि आप पूरे पाकिस्तान को इस काम पे लगा दें कि भाई तुमने टैक्स कलेक्ट करके मुझे जमा करवाना है। ये है इकॉनमी, ताकि कम से कम पैसा खर्च हो। होंडा, टोयोटा, ये क्या है? गाड़ियाँ बेचते हैं, आपसे टैक्स लेते हैं ना, जाके जमा करवाते हैं, बल्कि बताते भी हैं एफबीआर को कि हमने टैक्स जमा करवा दिया, ज़रा चेक कर लें आप अपना। तमाम कंपनी जो है वो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करती हैं, टैक्स लेके जमा करवाती हैं। आपके पीटीसीएल के बिल के अंदर WHT लिखा नज़र आता होगा आपको। ये ऐसे लिखा होता है WHT। ये जो WHT होता है ना, ये होता है विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स जिसको कहते हैं, वो आपके बिलों में नज़र आ रहा होता है। सही है? तो ये उसकी एग्जांपल होगी। इज़ इट क्लियर? समझ आ गई? लें जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बाकी जितनी बातें आनी हैं तकरीबन ये उससे मिलती जुलती कहानियाँ आनी हैं। उसके लिए मैंने ये पेज बनाया। अब आप कहेंगे सर ये बात गुजर तो चुकी है, तो उसका नाम डिफरेंट है, राइट? ये ऐसे ही है कि जैसे किसी की 3 बीवियाँ हों, तीनों ही औरतें हैं, उनके नाम चेंज हैं, उनकी शक्लें चेंज हैं, उनसे बच्चे भी डिफरेंट हैं। अब आप समझ लें कि ये फर्स्ट वाइफ थी, अब ये वाइव्स चलनी शुरू हो गई हैं, राइट? अभी पहली नहीं है, पहले थैंक यू शुरू कर दिया। जी, प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस। एडम स्मिथ ने बात मुकम्मल कर दी है, लेकिन ICAP में चूँकि उन्होंने ये बातें मुख्तलिफ वेबसाइट से उठाई तो लोगों ने उसको डिफरेंट तड़के लगाए हुए हैं, राइट? किसी ने देसी घी का तड़का लगा दिया, किसी ने उसको जो है वो जिंजर का तड़का लगा दिया। अब ये वही तकरीबन चीज़ें आपको दोबारा मिलने वाली हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर वो पूछेगा प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस लिखें तो आपको प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस लिखने हैं। वो कहेगा जी कैनन्स ऑफ टैक्सेस लिखें तो आपको कैनन्स ऑफ टैक्सेस लिखने हैं।
वो कहेगा जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज लिखें, तो फिर आपको क्या लिखना है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज लिखना है। चीज़ एक ही है, ज़रा थोड़ी सी रैपिंग चेंज हुई है, उसका मॉडल चेंज हुआ है, बस ये चीज़ इसमें है। देखिएगा प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, असूल। बेसिक्स भी यही चीज़ है ना, बुनियाद क्या है। द बेनिफिट प्रिंसिपल थोड़ा सा चेंज होगा। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, ऊपर क्या पढ़ा हमने, इक्वालिटी, ऊपर क्या पढ़ा हमने, ये एडम स्मिथ ने कहा इक्वालिटी, उसने उसका नाम रख दिया एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। मैं आपको अमेरिकन की एक बात बताता हूँ, जो गोरा है ना वो पोटैटो चिप्स कहता है, राइट। अमेरिकन जो है उनको कहा कि यार ये चिप्स कहते हैं, इसका कोई डिफरेंट नाम रखो, तो उन्होंने कहा फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो हमने नाम रख दिया। देसी आदमी से पूछेंगे वो पोटैटो बोलेगा। इसी तरह हम लोग बिस्किट कहते थे बचपन में। अब अमीर आदमी ने कहा कि गरीब आदमी का बच्चा खाता है बिस्किट, तो अब उसने क्या कहा कि मैं अपने बच्चे को कुकीज़ खिलाऊंगी, कुकीज़, यू वांट माय सन, यू वांट कुकीज़, और उसकी प्राइस हो गई। अच्छा, आप वही बिस्किट बाज़ार से चले जाएंगे बेकरी पे तो आपको किलो के हिसाब से मिलेंगे। आप सबवे पे चले जाएं तो आप उसे पूछेंगे बिस्किट कितने का, कहते हैं नो कुकीज़, कुकी प्लीज़। उसने कहा कुकी कितने की है, वो कहेगा जी 120 रुपये की, क्योंकि उसका नाम क्या है, कुकी है, इसलिए वो है तो बिस्किट ही ना। मैंने कई दफ़ा खा के ट्राई की, शायद इसमें से कोई और चीज़ निकल आए, राइट, कोई पेट ही भर जाए, लेकिन वो हमेशा बिस्किट ही निकला जब भी मैंने खाया। इसी तरह हम जोगर बोलते थे, मैंने जोगर पहन लिए हैं, नो 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 स्नीकर्स, राइट। हम मोटरसाइकिल कहते थे बाइक्स, राइट। तो हमें वो ये चीज़ें हैं वो, यानी उसने कहा था इक्वालिटी, उसने कहा नो नो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ये वही बात है ना जो आप कर रहे हैं, थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल, अच्छा पहले इसको पढ़ते, बेनिफिट प्रिंसिपल। कहता है जी टैक्सेस का मकसद जो है वो लोगों की फलाह व बहबूद होनी चाहिए, बहस नहीं करनी, दिल पे नहीं लेना इसको। द बेनिफिट प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल होल्ड्स, या कहते हैं सेज, ये भी कर सकते हैं, दैट द इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। इसका ये भी हो सकता है कि ये टैक्स जो लगाया जाए लोगों के बेनिफिट के लिए लगाया जाए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जो उनको बेनिफिट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली उनसे टैक्स लिया जाए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक टेक्निकल बहस हो जाएगी। अभी आप सिर्फ ये देखें द बेनिफिट प्रिंसिपल, कि इस टैक्स का बेनिफिट जो लोग दे रहे हैं उसके अगेंस्ट उनको उनका बेनिफिट दें आप, यानी टैक्स होना ही लोगों के बेनिफिट के लिए चाहिए। मैं आपको अमेरिका की एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में जो वो सैलरी पे टैक्स लगाते हैं, अब का नहीं मुझे पता, जब मैं थीसिस कर रहा था उस वक्त मैंने ये बात पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि जो लोगों से सैलरी के ऊपर टैक्स लें इसको अलग रख लें आप, जब ये लोग बूढ़े हों तो इनको पेंशन वगैरह की शक्ल में दें, यानी उसका यूज़ क्या होना चाहिए, जितना ये लोग टैक्सेस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जब ये रिटायरमेंट में जाएंगे आप उनको उतना ही फ़ायदा भी दें। ये असल प्रिंसिपल है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं जो टैक्स पे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं थाने कचहरी जाऊँगा और मैं जाके बताऊँगा कि यार ये देखो मेरा ये कार्ड है, मैं पाकिस्तान में हर साल जो है हर महीने 1 लाख रुपया टैक्स देता हूँ, तो मुझे स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाए। जैसे ही उनको पता चलेगा ना कि ये 1 लाख रुपया हर महीने का टैक्स देता है, तो थानेदार सोचेगा ये मुझे क्या देगा, यानी उस बंदे को इसके बिल्कुल पुट्ठा करते हैं। यानी जिस बंदे के पास पैसा ज़्यादा है उसको तंग करने की तकलीफ़ उसको ज़्यादा देते हैं ताकि ये पैसे भी हमें ज़्यादा दें। लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि ऐसा ना करें, जो पाकिस्तान का बड़ा टैक्स पेयर है उसको सहूलत ज़्यादा दें। लेकिन ये एक जगह मिलेगी, आप अगर आर्टिकल में जाएंगे ना तो वहाँ लिखा था LTU, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स, ये सेल्स टैक्स में वर्ड आएगा। उन्होंने अब ये किया हुआ है कि जो पैकेजेस है, निशात है, बड़े बड़े जो टैक्स पेयर्स हैं ना, उनको आम लोगों में नहीं डालते, उनको अलग प्रोटोकॉल्स देते हैं, उनको बेनिफिट्स अलग जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्विसेज दी जाती हैं। बहरहाल पहला प्रिंसिपल हो गया द बेनिफिट प्रिंसिपल्स, इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये भी कहा जा सकता है, और ये भी कहा जाता है द टैक्सेस शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, लोगों के लिए होना चाहिए, ये इसका असूल होना चाहिए। द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल,
दिस प्रिंसिपल होल्ड्स दैट टैक्सेस शुड रिलेट विद द पर्सनस इनकम और एबिलिटी टू पे। ये बिल्कुल इक्वालिटी का उसने ये बात की है कि जो इक्वालिटी है वहाँ भी यही बात थी कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम है उसको उतना ज़्यादा टैक्स वो लगाना चाहिए। दैट इज़ दोज विद ग्रेटर इनकम और वेल्थ हु कैन अफोर्ड टू पे शुड बी टैक्सड। जिनके पास ज़्यादा इनकम है उनको ज़्यादा टैक्स। इसकी एग्जांपल क्या है जो मैंने लिखवाई, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, राइट। इसकी एग्जांपल वही है कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है वो होना चाहिए। द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, ये पीछे हमने पढ़ा था बेसिक्स में, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये वही प्रिंसिपल है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लूँ, दिस वन। इनकम, वेल्थ and transaction may be taxed at a fixed percentage, that is people who earn more and spend more should pay more taxes but not pay a higher rate of taxes। लेकिन ये तो कुछ और बात कर रहा है इसमें। बहरहाल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल में यहाँ वो ये कह रहा है, लेकिन यहाँ देखा जाए ना, इसके अंदर जो आई कैप की किताब में लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा है, मुझे उसमें थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि यहाँ तीनों चीज़ें तकरीबन मिलती जुलती नज़र आ रही हैं। पहली में भी वही कर रहा है कि लोगों को ज़्यादा टैक्स लें, उनसे उनको उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिट दें। दूसरे में भी वही बात यहाँ कर रहा है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि इनकम, वेल्थ एंड ट्रांजैक्शन मे बी टैक्स्ड एट अ फिक्स परसेंटेज, दैट इज़ पीपल हु अर्न मोर एंड स्पेंड मोर शुड पे मोर टैक्सेस बट नॉट पे अ हायर रेट ऑफ टैक्सेस। इसकी एग्जाम्पल आप लिख लें प्रोग्रेसिव टैक्सेस, इसकी लिख लें प्रोपोर्शनेट टैक्सेस, मैं उसको अभी समझाता हूँ आपको। इसकी एग्जाम्पल लिखें एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस। जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको ज़्यादा टैक्स लगाएं, जिसकी कम है उसको कम लगाएं। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है प्रोपोर्शनल टैक्स लगाएं। मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करता हूँ यहाँ पे। बल्कि मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आएगी। ये लेटेस्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ाम है आपके सामने। इसके लास्ट पेज पे हम देखते हैं तो रेट्स गिवन है। ये आज का मौजू नहीं है हमारा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। लिखा है कि वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000। एक बात यहाँ आपने याद रखनी है, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो 6 लाख को ऐसे लिखते हैं। ये बिल्कुल जो है ना वो गंदा अंदाज है ये लिखने का। ज़ीरो का साइज़ प्लीज़ इस तरह से लिखा करें और कॉमा लाजमी आपने लगाना है हर 3 के बाद। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो है ना वो होता है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे ना तो एग्जामिनर को ये ज़ीरो गिनने पड़ेंगे, जिससे उसको तकलीफ़ होगी। आज के बाद आपने मेरे एग्ज़ाम के अंदर, टेस्ट के अंदर हर 3 के बाद कॉमा लगाना है, राइट। उसको कैटर करना है। ये नहीं करना कि ज़ीरो का साइज़ छोटा नहीं करना। ये शुरू में तकलीफ़ ज़रूर होगी हल्की सी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी, आप आदी हो जाएंगे। क्यों, यहाँ देखिएगा 6 ज़ीरो देखें साइज़ बराबर है ना फाउंड उसका, ऐसे करना और 3 के बाद कॉमा लगाना है। टैक्स रेट कितना है, 0, 9। कहता जी अगर 6 लाख से बढ़ जाए और 8 लाख तक हो तो टैक्स रेट कितना हो गया, 7 उससे ज़्यादा हो गया तो 15%, 20%, 25%, 30। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेस। इनकम बढ़ती जा रही है, टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में 29% फिक्स टैक्स है। आपकी 6 लाख इनकम है कंपनी की, 29%, 10 लाख है, 12 लाख है, 25 लाख है, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेस। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्सेस। तो अभी जो उसने हमसे प्रिंसिपल पूछे हैं उसमें एक एबिलिटी टू पे में उसने क्या कहा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, और सेकंड में उसने क्या बात की है, प्रोपोर्शनल, कि उसकी प्रोपोर्शनल लगा दें। वो कहता है ये ना करें कि आप इनकम बढ़ती जा रही है, रेट भी बढ़ाते जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर उसकी इनकम बढ़ रही है, जो आपने रेट लगाया वो टैक्स भी तो बढ़ता जा रहा है ना। देखिए ना, 1 लाख रुपए इनकम है 29,000, और अगर 2 लाख होगी तो ऑब्वियसली ये टैक्स भी डबल हो जाएगा। 3 लाख होगी तो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो उसने कहा कि ये प्रिंसिपल आप क्या करें, अडॉप्ट करें।
सही है। दूसरा किधर गया? राइट जी। तो प्रिंसिपल कितने हो गए हमारे? 3। कैनन्स कितने हैं? 4। चलें, काइंड्स ऑफ टैक्सेस इसको बाद में पढ़ते हैं, इसको कल करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये भी वही चीज़ है। किसी कानून की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? राइट। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन मैंने कहा कि आ रही है, और कल असूल क्या बताया था? गुस्सा नहीं करना उसके ऊपर, क्या करना है, बल्कि हाँ ये चीज़ है, मैंने इसको याद करना है, मैंने इसको क्या करना है। वो कहते हैं जी किसी टैक्स लॉज की करैक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। नंबर 1, एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। 2 लफ्ज़ होते हैं अंग्रेज़ी में, एक होता है वॉलंटरीली, और एक होता है इन्फोर्स्ड। ज़कात वॉलंटरी होती है कि नहीं? इन्फोर्स्ड है। ज़कात इन्फोर्स्ड है। इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता कि आपके ऊपर ज़कात लगती है और आप नहीं दे रहे, दैट इज़ नॉट वॉलंटरी। सदका जो है वो क्या है? वॉलंटरी। कि आप चाहें कि गरीब आदमी मिल गया उसको आप सदका करें, लेकिन ज़कात आपको देनी है। तो पहला जो असूल हमें बताया जा रहा है कि टैक्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि FBR वाले जाएं और कहें इमरान साहब थोड़ा सा टैक्स दे दें यार, हालात काफ़ी ख़राब हैं हमारे, उम्रा करना है, पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यानी बाय हुक एंड क्रुक लेना है आपने लोगों से। सही है, ये पहली चीज़ है, एनफोर्स कंट्रीब्यूशन। दूसरा देखिएगा, कैश में होना चाहिए। अच्छा आप देखें, आप जो ज़कात होती है वो इन काइंड पे कर सकते हैं, सदका दे सकते नहीं? मुझे ऐसे घूर रहे हैं आप जी। भाई सदका खराज लोगों को चीज़ें देते बांटते नहीं देखा? आटा नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से आपको, तो कैश में है वो, इन काइंड है वो। ज़कात में लोग देते नहीं है, ये चावल दे देते हैं, गंदम दे देते हैं, घी दे देते हैं। उसने कहा टैक्स जो है इन काइंड नहीं होगा। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास अगर पैसे नहीं हैं और मुझे नोटिस आया हुआ है कि जनाब आपने 10,000 रुपये पे करना है, तो मैं पुराने सारे कपड़े उठाऊं और बैंक चला जाऊं कि जनाब आज मैंने चेक करवाया है, ये इतने के हैं, प्लीज़ इसको जमा कर लें। या सोफ़ा उनको दे आऊँ, मैंने OLX पे रेट लगवा लिया, आप इसको रख लें। ऐसा होगा? उन्होंने कहा जो टैक्स होना चाहिए कैश में होना चाहिए। पहली चीज़ क्या है? एनफोर्स्ड होनी चाहिए, वॉलंटियर नहीं होना चाहिए, कैश में होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट, ये तीसरी दफ़ा बात आ गई है कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जिसकी इनकम ज़्यादा उसकी उतना टैक्स उसको ज़्यादा लगाए। टैक्स इज़ लेविड ऑन इनकम, ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी। टैक्स की उसने कहा कि जो टैक्स है वो ऐसा नहीं होना चाहिए भी तेरी जेब में कितने पैसे निकालो जो भी है, बल्कि उसकी इनकम को देखें। अभी जो रेट मैंने दिखाया उसमें क्या लिखा हुआ था? इधर लिखा था टैक्सेबल इनकम, इधर क्या लिखा था? वो ये प्रिंसिपल है कि टैक्स किस पे लगना चाहिए? इनकम पे लगना चाहिए। सही है। आगे देखें, टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट। इससे क्या मुराद है? शुड नॉट बी जगह टैक्स। अगर जगह टैक्स होगा तो जगह लगाएगा, जगह को टैक्स नहीं लगाना। किसने लगाना है? कहाँ आया? चलें आप मुझे बताएं, यही चीज़ मैंने कहाँ पढ़ाई है आपको? फर्स्ट में क्या था? डेफिनेशन में सबसे पहले ही बात हमने ये पढ़ी थी, टैक्स इज अ प्रोसेस राइट बाय अ सॉवरन। सॉवरन यानी सेनेट जो है हमारा, उसको यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि स्टेट को लगाना चाहिए, लोगों को। इसको प्राइवेट आप नहीं कर सकते। टैक्स को आप ये नहीं कर सकते जैसे आपने वापडा को प्राइवेट करके लेस्को को दे दिया कि जनाब आप ये टैक्स लोगों से कलेक्ट करें, वापडा बैकएंड पे चला गया। ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही होना चाहिए कि स्टेट इसको लगाए, राइट।
टैक्स इज लेविड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। पहली बात है स्टेट लगाएगी, कौन लगा रही है? सेनेट। वो किसके थ्रू लगा रही है? FBR के थ्रू। सही है। अब देखिएगा, टैक्स इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पसेस। ऊपर भी हमने ये बात पढ़ी ना कि पब्लिक के लिए होना चाहिए, ये है। अब ज़रा इसका कोई हम एक्रोनिम बनाते हैं, बनाएं ज़रा। करेक्टरिस्टिक्स एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, ई। एक हो गया हमारे पास ई एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या था? पेएबल इन कैश। देन क्या है? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। देन क्या है हमारे पास? इनकम पे होना चाहिए, राइट? किधर गया ये? स्टेट। हाँ जी, ये किसको लगाना चाहिए? इम्पोज्ड बाय द स्टेट। और लास्ट क्या था कि इसको लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट लेविड बाय द सेनेट है, वो भी हमारे लिए लॉ मेकिंग बॉडी को लगाना चाहिए। कुछ बनता है पब्लिक बेनिफिट, लास्ट पब्लिक बेनिफिट का हम कर दें। नहीं जी, अगर तो लफ्ज़ बन गया तो ठीक है, वरना याद कर लीजिएगा। क्यों जी, ऐसे ही हो सकता है ना। पेप्सी बनता है, पेप्सी, पेप्सी, P E S I आ गया ना, और LC हो गया, LC लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। पेप्सी पी के लेटर ऑफ क्रेडिट खोल रहे हैं आप। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इंपोर्ट का लाइसेंस जो होता है ना, आप बैंक के पास जाते हैं, राइट? तो बैंक मैनेजर ने कहा कि मैं LC खोलूँगा, पहले पेप्सी पिलाओ। ऐसे याद किया जा सकता है ना। आपने पूछा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस क्या है, उसने कहा LC खुलवाओ, पहले पेप्सी पियो। तो पहले पेप्सी, P स्टैंड फॉर पब्लिक के लिए होना चाहिए। दूसरा P क्या है? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होना चाहिए। E क्या है? एनफोर्स होना चाहिए। S क्या है? स्टेट को लगाए। I क्या है? इनकम पे लगना चाहिए। L क्या है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। और C क्या है? कैश में होना चाहिए, राइट? इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, राइट? क्यों जी? हाँ, ये होती है। आप समझ आई ना? इंशाल्लाह। हर एक को थैंक यू नहीं कहना, बाजू को नहीं भी थैंक यू कहना होता, राइट? ये सेंस के अकॉर्डिंगली जो है आपने इसको अप्लाई करना है। करेक्टरिस्टिक्स आ गए जी आपको? अच्छा, अब ज़रा ओवरऑल ज़रा मुझे बताएं, आज हम किस मॉड्यूल में हैं? बेसिक्स कल पढ़े थे, आज क्या कर रहे हैं? कल क्या किया था हमने? इससे पहले कौन सा मॉड्यूल किया था? ऑब्जेक्टिव्स किए थे। और आज क्या है? शाबाश, बेसिक्स में है। मैं कहा थोड़ा सा घुमाऊँ, आप भी घूमते हैं या नहीं। लॉ का मकसद क्या है टैक्स का, वो एक मॉड्यूल था। और आज क्या कर रहे हैं कि आज उसकी किन बेसिस के ऊपर टैक्सेस लगने चाहिए। उसमें सबसे पहले कौन था? एडम स्मिथ। फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। तो लॉ के करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? इसको पढ़ने से पहले क्या करना है? पेप्सी पीनी है, और फिर LC ओपन करवाएं, फिर लॉ के तरीके को पढ़ें। सही है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस मे बी रेड बाय ड्रिंकिंग पेप्सी एंड ओपनिंग एन LC। LC ओपन करवानी है पेप्सी पी के, लेकिन वो नहीं है कि पी 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 प्यारे दिल लगा के पी, ये वो वाला पीना नहीं है। ये पेप्सी है, रोज़ की हालत में पीना मना है, याद रहेगा ये। LCD से टाइम ही गुजरना था। लें जी, इसमें ये कल इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे, फिस्कल एडिक्वेसी को, और ये कंप्लीट होगा। इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, इसके ऊपर भी बात हो चुकी हुई है। हम दोबारा चलते हैं अपने पेज 1 के ऊपर। देखें, ये चीज़ आपके जहन में, मैं आपको एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बताऊं, मैं चैप्टर याद कर लेता होता था, पूरे चैप्टर के नाम, समझ आई?
यानी मैं जो बुक पढ़ता था तो मुझे पता होता था कि चैप्टर 1 का ये नाम है, चैप्टर 2 का ये टाइटल है, चैप्टर 3 का ये टाइटल है, और चैप्टर 1 के अंदर मेरे जो कंटेंट्स होते थे वो मैंने किसी एक पेज पे लिखे होते थे। 1 पेज फॉर 1 चैप्टर, 1 पेज फॉर 1 चैप्टर। ये मेरी कामयाबी का एक रास्ता रहा है। अगर हम इसको बनाना चाहें तो इसके अंदर आप बड़ी आसानी से अपने कंटेंट्स तैयार कर सकते हैं। इसके जैसे ही आप पढ़े ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉस, तो आपके जहन में वो पिक्चर आनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फ़ौरन आना चाहिए रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। ये सर ने 2 हमें ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बताए थे, और इसमें एक लफ्ज़ था डेवलपमेंट की कुछ एग्जांपल थी कि टैक्सेस एज आ डेवलपमेंट भी इसमें मौजूद है। बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉस में सबसे पहले कौन आएगा? एडम स्मिथ। फिर आएगा एबिलिटी टू पे टैक्सेस, यानी उसके मेन कंटेंट्स। फिर करैक्टरिस्टिक्स उसके आएंगे, टाइप्स ऑफ टैक्सेस इसके अंदर जो है ना वो आ जाएंगी। यानी इसका याद होना चाहिए। स्टूडेंट कहता सर मैं रटा लगाऊं, इसके बगैर गुजारा नहीं है, राइट। ओपन बुक एग्ज़ाम होगा फिर भी रटा ही लगाना पड़ेगा। रट्टा लगाने से आपका जो बॉडी है ये एक्सपैंड करती है। बात याद रखें, रट्टा इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्रैमिंग इज़ अ गुड थिंग। क्रैमिंग क्या करती है? देखें मिसाल देता हूँ आपको। जूँ जूँ आप अपनी बॉडी को किसी काम में इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली अपने मसल्स डेवलप कर लेगी। अगर आप उसको काम करना बंद करवा देंगे, वो उसको क्या करना शुरू कर देगी? डीजनरेट कर देगी, ख़त्म। ये अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर रखा हुआ है। जूँ जूँ आप मिसाल के तौर के ऊपर आप 20-25 दिन अपना बाजू ऐसे बांध के रखें ना, उसके बाद आपको बाजू नहीं आपसे उठाया जाएगा। मसला समझेगा, अब इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, वो इसकी एनर्जी किसी और जगह ले जाएगा। इसी तरह जब आप क्रैमिंग शुरू करते हैं ना, चीज़ों को याद करना शुरू करते हैं। क्रैमिंग डजंट मीन कि लफ्ज़ बाई लफ्ज़ याद करना। क्रैमिंग से क्या मुराद है कि उस चीज़ के कंटेंट्स को याद कर लेना। अंग्रेज़ी तो आप थोड़ी बहुत उसमें लिख सकते होंगे ना, ये होती है क्रैमिंग। इससे आपकी आदत बनेगी, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा चीज़ें स्टोर करने के काबिल हो जाएगा जो जो आप करते जाएंगे। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, और पेपर मुझे 100% पास चाहिए हर सूरत में। एम्बिग्विटी के साथ मेरे साथ नहीं चलना। अगर आप शक में हैं कि ये पेपर पास होना या नहीं होना, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम मेरी क्लास छोड़ दें आप। यानी मैं ऐसे एफर्ट पुट कर रहा हूँ कि जैसे हर एक आप स्टूडेंट का पेपर पास होना है, आपने वैसे ही एफर्ट पुट करनी है, उसमें ऑप्शन नहीं लेनी। देयर इज़ नो ऑप्शन। कश्तियाँ जला के बैठना है, घर जाके साइकिल नहीं जला देनी अपनी। लो अभी मैंने कश्तियों की बजाय साइकिल है वो जला दो, समझ आइए। यानी वो काम आपने करना है। ये मेरे से समरी ले लें, ये आपको इंशाल्लाह ये फ़ायदा देगी, ठीक है। ये मैं कोशिश करूँगा ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर दूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वी हैव 1 मिनट। मैं ऐसा पूछ रहा था कि जो अगर बैंक कैश में हम लेंगे, अगर डिसऑनर हो जाए चेक हमारा बैंक का, इनका सवाल ये है कि अगर हम चेक में दे दें बैंक को, तो अगर वो डिसऑन हो जाए, वो कैश ना हो, तो ऐसे समझा जाएगा जैसे टैक्स पे ही नहीं हुआ, राइट। चेक में दे सकते हैं, लेकिन अब नॉर्मली बैंक से लेते नहीं है चेक। आप उनके अगर क्लाइंट हों तो वो जमा करवा लेते हैं, लेकिन नॉर्मली वो नहीं लेते। वो कहते हैं जी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। हर एक के पास तो वो है यूज़र नेम पासवर्ड। अच्छा जी, इसके ऊपर जो एक पेज है ये चैप्टर 1 की समरी है, और बाकी पेजेस के ऊपर चैप्टर 3 की समरी है, ठीक है। तो ये आपने अपने पास रखने हैं, किसी जगह पर इसको अनेक्स करते जाएं, किसी जगह पर लगाते जाएं, ताकि ये चीज़ें जो हैं फर्दर इस तरह जो भी चीज़ें मेरे पास होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। सॉफ्ट फॉर्म में भी एक कोशिश करें कि कंप्यूटर पे जो है वो चीज़ों को पढ़ने की कोशिश ना करें। जो चीज़ रीड करनी है किताब के ऊपर या हार्ड फॉर्म में उसको लें। 2-4 रुपये आप खर्च कर लेंगे तो उससे कोई मसला पैदा नहीं होगा। जैसे हमारे एक लीडर ने कहा था ना कि मोबाइल की लाइट ऑन कर लें, आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती ख़त्म। तो इसी तरह आपने भी 2-4 रुपये खर्च कर लेंगे, इससे लेंगे, इससे ज़्यादा पड़ा जाता है। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।